चाहे वो नागरी हो, चाहे शारदा हो, चाहे ग्रंथ हो, या फिर नेवारी हो, और जो है या नंदी नागरी हो, सभी ने वही कॉन्सेप्ट वहां से लिया है। दूसरा, ब्राह्मी लिपि के जो अक्षर हैं, उनकी आकृतियों को लेकर के बाद की लिपियों का निर्माण हुआ है। कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया। क्योंकि अब एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि भाई जब ब्राह्मी लिपि थी तो अन्य लिपियों के निर्माण की क्या आवश्यकता थी? देखिए, ब्राह्मी लिपि में अभी तक हमें जो लिखा हुआ मिला है, पाली प्राकृत के जो शिलालेख मिले हैं, थोड़ा बहुत कहीं रुद्रदामन के शिलालेख में भी संस्कृत का भी में भी ब्राह्मी है, लेकिन ब्राह्मी में कुछ अक्षर नहीं। वो संस्कृत लिखने के लिए पूरे अक्षर ब्राह्मी में नहीं है। वहां पाली प्राकृत को आप जो है बिल्कुल शतशः शुद्ध लिख सकते हैं, लेकिन ये संस्कृत को वहां लिखना कठिन है। इसलिए संस्कृत के शास्त्रों को लिखने के लिए एक लिपि चाहिए। जब आवश्यकता पड़ी होगी तो नई लिपियां का, शारदा लिपि का निर्माण हुआ होगा, क्योंकि ये ब्राह्मी जो है लगभग 5वीं शताब्दी में, चौथी 5वीं शताब्दी गुप्त काल में जाकर के उत्तर और दक्षिण ऐसे करके दो जो है प्रभाव में बटती है। मैं लिख करके बता देता हूं। 5वीं शताब्दी तक हमें जो है ब्राह्मी के अलावा और कुछ लिखा हुआ और किसी लिपि में लिखा हुआ मिलता नहीं है। हो सकता है कहीं मिलेगा तो एक नया जो है कुछ जो है इतिहास कुछ सामने आएगा। अभी मुझे कुछ थोड़ा सा एक जो है पता चला है कि 14 पांडुलिपियां राजस्थान में जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई भी मिली हैं। नहीं तो ब्राह्मी लिपि में पांडुलिपियां मिलती नहीं है, अभी तक ऐसा ही था। ब्राह्मी लिपि में शिलालेख ही लिखे हुए मिलते हैं, या स्तंभ लेख लिखे हुए मिलते हैं, या जो है वो जो है छोटी छोटी पट्टिकाओं पर लिखे हुए मिलते हैं। हमारे जो है श्रीलंका में भी जो है बट्टगामनी के समय में बौद्ध त्रिपिटकों को पहली शताब्दी में जो है ब्राह्मी लिपि में लिखवा करके जो है लिखाया गया और बौद्ध स्तूपों में रखा गया, ऐसा उल्लेख मिलता है। अब वो कभी मिलेंगे वहां से, तब एक थोड़ा सा नया रास्ता, नई कुछ हमको समझ मिलेगी। जो राजस्थान से जो 14 पांडुलिपियां मिली हैं, जैसे ही उनका ये पता चला कि ये ब्राह्मी लिपि में है, तुरंत उनको जो है बांध करके अच्छी से सील करके, पैक करके तुरंत सील करा दिया गया। खाली इतना पता करने चलने पर कि ये ब्राह्मी लिपि की पांडुलिपियां हैं। उसके लिए कमेटी भी बनी है, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, और उस कमेटी के और गवर्नमेंट के कुछ जो है सदस्यों मिलकर के उसको जो है निर्णय करेंगे कि ये क्या है। और इसलिए अब वो जब खुल के सामने आएंगी तो हमें थोड़ा सा इतिहास कुछ बदलेगा, जैसा कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने के बाद चेंज हुआ नैरेटिव, ऐसे कुछ चेंज होगा। देखते हैं कब तक वो सामने आती हैं। संयोग से मैं भी उसमें जुड़ा हुआ हूं तो पता चलेगा। अभी मिला है, अभी लगभग 3-4 महीने पहले की सूचना है पुराना। अभी भी मिल रहे हैं, पांडुलिपियां भी अभी लोगों के घरों में हैं, मठों में, मंदिरों में हैं। शिलालेख वगैरह भी कई जगह दबे हुए हैं, पूरी सभ्यताएं दबी हुई हैं। नालंदा का जो है पूरा जो विश्वविद्यालय है, वो टीले को खोद करके निकाला गया। और तो ऐसे बहुत सारी जो है पूरे देश में हमारा, क्योंकि भारत जो है शुरू से ही गुरुकुलों का और जो है आचार्यों का देश रहा है, यहाँ पर जो है लेखन पढ़ने का काम बड़े प्राचीन काल से था। इसीलिए तो विदेशों से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में बड़े बड़े जो है 3-3 पुस्तकालय हुआ करते थे, उल्लेख मिलता है। जैसा कि हेनसांग अपने यात्रा वृत्तांत में लिखता है कि जब वो जाता है तो 18 खच्चरों पर पांडुलिपियां रख के लेके जाता है, सिर्फ एक खच्चर पे वो सोना चांदी लेके जाता है। वो तो राजाओं का बड़ा प्रिय था, विद्वान था, राजा लोग सत्कार करते थे उसको, खूब भेंट भी दी। और उसने लिखा है कि जब मैं गया चीन तो मैं रास्ते में जो है उन पांडुलिपि, लकड़ी के पट्टे और पांडुलिपियों को उस समय तो रास्ते पैदल जाना होता था और डाकू भी होते थे, उनसे लूटते थे। तो उनसे बचाने के लिए वो जो एक खच्चर पे सोना रख करके मोहरें असरफियां ले गया था, उनको बांटता गया कि देखिए भाई इसमें तो ये माल है, आप ये लीजिए या ये लकड़ी के पट्टे हैं, बताए क्या चाहिए। तो वो लोगों को तो, डाकू को क्या चाहिए, उसको वो जो है पैसा, उन ग्रंथों को बचाने के लिए उसने उस पैसे को जो है बांटा और वो वहां चीन लेकर के गया। फायदा इससे ये हुआ
हमारे यहाँ से तो ग्रंथ नष्ट हो गए, बहुत सारे ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ वहां से जो है हमको प्राप्त हुए और हमने उसको दोबारा से जो है हम लिख पाए। तो भारतीय जो ये जो ज्ञान परंपरा है, इसको जो है फिर से रिकॉल किया गया। तो ये जो है देखिए, ऐसा भी कहा गया पांडुलिपियां चलती हैं, विदेशों में बहुत सारी पांडुलिपियां हैं जो भारत से गई हैं। तो मैं ये जो बता रहा था आपको, ये जो ब्राह्मी लिपि, ये 5वीं शताब्दी में दो प्रभाव में बढ़ती हैं, उत्तर और दक्षिण। दरअसल इसी समय ब्राह्मी का एक स्वरूप और आता है, कुटिल लिपि। ये ब्राह्मी, कुटिल ब्राह्मी भी वो बोलते हैं उसको, कुटिल काल में। यहाँ कुटिल ब्राह्मी में से ही वेरिएशंस शुरू हुए। इससे पहले तक ब्राह्मी का एक ही स्वरूप था सब जगह। कुटिल काल में क्या हुआ कि देखिए, ब्राह्मी में शिरोरेखा नहीं होती है। कुटिल काल में अक्षरों की आकृति थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, अक्षरों पर थोड़े थोड़े जो है शिरोरेखाएं लगाई जाने लगी। और उसी के बाद की जो लिपियां हैं उनमें ज्यादातर में शिरोरेखा आई। तो ब्राह्मी लिपि को फॉलो कर रही है। ब्राह्मी लिपि वहां जो है माता जी हैं और उनके स्वरूप अन्य लिपियों में दिख रहा है। बाएं से दाएं लिखी जा रही हैं, वहां भी ब्राह्मी का फॉलो हो रहा है। जब ये कुटिल लिपि में जो है अक्षरों की आकृति कुटिला आकार हो गई, वो थोड़ा टेढ़े मेढ़े करके लिखे जाने लगे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई इसको तो और भी चेंज किया जा सकता है, जो संस्कृत वगैरह या कुछ और लिखना है तो उसके लिए उस दृष्टि से उस तरह से भी अक्षरों को बनाया जा सकता है। और फिर जाकर के ये जो है उत्तर भारत में इस ब्राह्मी से जो है निकलती है शारदा लिपि। शारदा लिपि में संस्कृत के अभी जो है लगभग 1 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां लिखी मिलती हैं। विशेष रूप से कश्मीर की ये लिपि है। कश्मीर का पूरा राजकाज भी जो है शारदा लिपि में होता था और भोज पत्रों पर लिखने के लिए बड़ा ही उपयोगी लिपि है। अब ये भी देखिए, लिपियों के अपने अपने आसन हैं। आपको ब्राह्मी लिखनी है तो फिर उसको कागज पे जो है लिखना कठिन है। अभी तो हमारे पास कलम है, लिख सकते हैं, क्योंकि उस समय ब्राह्मी के लेखन का साधन आप पीछे यहाँ हमारे उसमें बोर्ड में देख सकते हैं कि जो पत्थर है, वो पत्थर पे तो टांकी हथौड़े से लिखा जाएगा, अक्षरों को खोद के लिखना है। बाद में ये जो शारदा है ये भोज पत्र पर बड़ी अच्छे से लिखी जाती है और इसके अक्षर मोटे होते हैं। शारदा बहुत अच्छी लिपि है। कश्मीर का जो है कल्लण भी जो है शारदा लिपि का उल्लेख करता है अपने राज तरंगिणी में, और उन्होंने कहा है कि मैंने जो है शारदा लिपि के बहुत सारे अभिलेखों को देख करके मैं कश्मीर का इतिहास लिख रहा हूँ। तो इतिहास लेखन में इन लिपियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है। शारदा लिपि की समस्या क्या है कि इसके जो संयुक्त अक्षर है ना, उनके बहुत सारे वेरिएशन है। एक अच्छा लिपिकार भी जो लिपि को जान रहा है, उसको भी कई बार शारदा लिपि की पांडुलिपि को पढ़ने में कठिनाई आ जाती है, और लिखने में भी उनको जो है जब संयुक्त अक्षर आएंगे तो वेरिएशंस होने की संभावना रहती है, बहुत सारी रहती है। जैसे मैं एक ही बता दूं, वहां पे जब दो अक्षरों का संयुक्त मेल होता है, जब र और ये अगर ऐसे करेंगे, र लिखना है, कार्य जैसे ऐसे लिखना है ऐसा, तो अक्षर का स्वरूप ही चेंज हो जाता है और वो अक्षर हो जाता है ऐसा द जैसा और उसके ऊपर रेफ। तो अब जो जानने वाला, जो नहीं जानता है, उसको वो क्या लिखा है उसको पहचानने में समस्या हो जाएगी। और भी संयुक्त अक्षर के वो जो है कई बार अक्षर के नीचे लिख करके दूसरे अक्षर ऊपर वाले को आधा किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस होने के कारण शारदा लिपि में बहुत सारी पांडुलिपियां जो है नहीं लिखी गई, या फिर लिखी गई होंगी तो अभी जो है 1 लाख से ज्यादा मिलती नहीं है। उनको नागरी लिपि में कन्वर्ट कर दिया गया और शारदा के बाद आती है नागरी लिपि। ठीक है, नागरी लिपि ये पांडुलिपियों जो संस्कृत के ग्रंथ लिखने के लिए बड़ी ही उपयोगी लिपि है। और आप नामकरण से भी देख सकते हैं, नागरी
इसका ऐसा उल्लेख मिलता है कि नगर नगर में चलन होने के कारण इसका नाम नागरी लिपि पड़ गया। अर्थात जो लैया थे, जो ग्रंथ लेखन का लिखते थे, लिपिकार थे, उन्होंने इस लिपि को अपना लिया। देखिए उस समय ग्रंथ लिखने का पैसा मिलता था, एक एक अक्षर का जोड़ करके पैसा दिया जाता था लैयाओं को, और जो अच्छे सुंदर अक्षर में अच्छा लिखता था उसको उस हिसाब से अच्छा पैसा मिलता था। फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं भाई नागरी लिपि तो बहुत अच्छी है, तो सारे लैयाओं ने इसी लिपि को अपना लिया। नहीं साहब, आपको कोई ग्रंथ लिखाना है तो आप नागरी में लिखाइए। उनका समय भी बचता था, बड़ी वैज्ञानिक लिपि है। नागरी से ही फिर देवनागरी आती है। देवनागरी बहुत बाद में आती है, नागरी के बाद में और भी कुछ लिपियां हैं, लेकिन हमारी जो अभी जो राष्ट्र लिपि, जो राज्य लिपि है देवनागरी, वो भी नागरी से आई है। और ये शारदा जो है नागरी से, जो नागरी है, ये शारदा की जो है इसको बहन कह सकते हैं। डायरेक्ट शारदा से तो नागरी नहीं आई, ये बिल्कुल समकालीन है, थोड़ा सा ही परिवर्तन है। ये शारदा जो बड़ी बहन है, तो ये छोटी बहन है, इतना ही अंतर है। और दोनों ही लेफ्ट टू राइट लिखी जा रही हैं, दोनों में शुरू रेखा है, और दोनों में ही बहुत सारे अक्षर जो है ब्राह्मी लिपि के साथ